भारत अफगानिस्तान की नजदीकी पाकिस्तान को तीखी लग रही है। पाकिस्तान जिसके नाक में दम इन दिनों टीटीपी तालिबान ने कर दिया है और जिस तरीके के डेवलपमेंट अभी तक सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए ये बेचैनी बढ़ाने वाली खबर है। उधर अमेरिका जो लगातार तालिबान को फंडिंग कर रहा है और यहाँ भारत अफगानिस्तान के बीच में अगर रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, नजदीकी बढ़ रही है, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। बड़ा अपडेट जानिए, पाकिस्तानी सेना के जवानों में टीटीपी का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि टीटीपी ने कसम खा ली है, कह रहा है कि बदला तो हम लेकर रहेंगे और तबाही बड़ी होगी, बर्बादी बड़ी होगी। और इन सब के बीच ही पाकिस्तानी फौज से मिल रही है बड़ी खबर, जहां पर डर की वजह से पाकिस्तानी सैनिक अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। करीब 600 तक ये आंकड़ा है। टीटीपी के खौफ से पाकिस्तानी सेना में ये डर का माहौल दिख रहा है। टीटीपी से टकराव की स्थिति में पाकिस्तानी फौज अगर ये फैसला कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि वो डर और खौफ के साए में कैसे जी रही होगी। पाकिस्तानी सेना से तकरीबन 600 ऐसे सैनिक हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं, यानी कि वो युद्ध के मैदान में नहीं जाना चाहते, टीटीपी के लड़ाकों से सामना नहीं करना चाहते। पाकिस्तानी सेना के जवानों में टीटीपी का खौफ इतना ज्यादा कि वो जो जंग की सिचुएशन अभी आनी थी, क्योंकि अभी तो महज शुरुआत हुई है ना आमने सामने की टक्कर में, इसमें पाकिस्तानी सेना के कई ऐसे सैनिक हैं, कई ऐसे जवान हैं जो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। 600 के करीब जवान हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं, यानी टकराव की स्थिति नहीं जानते और अब नहीं चाहते और ना ही युद्ध लड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं टीटीपी बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तानी पत्रकार हैं मुजफ्फर अली चौधरी, जिन्होंने इंडिया न्यूज के शो में खास बातचीत की और ये माना कि कैसे टीटीपी के आगे पाकिस्तानी फौज कमजोर है और ये अब साबित भी हो गया है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा था। जी बिल्कुल कमजोर, क्योंकि जब आपके अंदर के लोग उनके साथ उनकी हमदर्दियां हो तो फिर वो कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए, वो उस इलाके के जितने लोग हैं वो उनकी हमदर्दियां इनके साथ हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान के जो साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, उन्होंने भी हमदर्दियां दिखाई, उन्होंने भी जेलों से जो ये लोग बंद थे, हालांकि इन्होंने जो हमला किया था पेशावर में, जो एपीएस स्कूल था उसके ऊपर, जिसमें से 100 से ज्यादा बच्चों को इन लोगों ने मारा था, उन लोगों को उन्होंने रिहा कर दिया। तो वो एक कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कुछ फैसले ऐसे पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से किए गए जिनका खुमियाजा अब हमें भुगतना पड़ रहा है। और उसमें आगे अब एक और जो नया, मैं आपको ये बताता चलूं कि जो एक डेवलपमेंट ऐसी चल रही है वो ये है कि अफगान तालिबान को काउंटर कैसे किया जाए या इनको कैसे मजबूर किया जाए कि जी ये टीटीपी की सपोर्ट से बाज आ जाए। आपने बात की कि ये कुछ डिप्लोमेट, हमने देखा कि पिछले महीने जो एक पाकिस्तानी डेलीगेशन है वो वहां पर मौजूद था उस वक्त काबुल के अंदर, जब ये पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तानी पत्रकार जिन्होंने सीधे तौर पर मान लिया कि टीटीपी के लड़ाकों के आगे पाकिस्तानी फौज बेदम है, कमजोर है, और उसका रिजल्ट हम इस तरीके से देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना में से 600 ऐसे जवान हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं। इन सब के बीच ही टीटीपी के प्रवक्ता हैं मोहम्मद खोरासानी, जिनका बयान सामने आया। खोरासानी ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना से जुड़ी हुई कंपनियों को हम एक के बाद एक निशाना बनाएंगे और तबाह कर देंगे। पाकिस्तानी सेना की ताकत को कमजोर करने की कसम खा ली है। टीटीपी के प्रवक्ता ने कह दिया कि हम तो साफ है, तबाह करेंगे और बर्बाद पूरी तरह से कर देंगे। पाकिस्तानी सेना से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनको सीधे तौर पर निशाना बनाने की बात कही है, पाकिस्तानी सेना की ताकत को कमजोर करने की बात। और फिर उसका असर देखिए कि पहले से पहले ही 600 सैनिक इस्तीफा दे चुके। सेना के व्यापारिक हितों पर भी हमला करने की बात सामने आ रही है। पाकिस्तानी सेना की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने की बात यहां सीधे तौर पर टीटीपी की ओर से कही गई है। टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में जाकर तबाही मचा रहे हैं और उसका असर आप देखिए टीटीपी के प्रवक्ता मोहम्मद खोरासानी, जिसने कह दिया कि हम तबाही बड़ी करेंगे। पाकिस्तानी फौज में इसी बात का खौफ है, डर है और इसी डर के चलते अब इस्तीफों की झड़ी लग गई है। किन कंपनियों पर टीटीपी का निशाना है, अब ये भी जान लीजिए जिन कंपनियों का जिक्र किया, क्योंकि आरोप तो ये भी है कि पाकिस्तानी फौज व्यापार करती है। किन कंपनियों पर निशाना? फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड है जिस पर निशाना है, अस्करी बैंक लिमिटेड है जिस पर टीटीपी निशाना साधे हुए है और इसे बर्बाद करने की कसम खाए है। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी भी है जिसका जिक्र किया गया है यहाँ टीटीपी के जरिए। फौजी फूड्स लिमिटेड भी है, इसको लेकर भी टारगेट पर रखा हुआ है टीटीपी ने। अस्करी सीमेंट लिमिटेड है जिसे तबाही के लिए आगे टीटीपी के लड़ाके बढ़ रहे हैं। अस्करी फ्यूल्स भी है जो कि उसी दायरे में आता है, यानी कि उसी निशाने के दायरे में आता है। नेशनल लॉजिस्टिक सेल भी है, नेशनल लॉजिस्टिक सेल पर पूरी तरह से टीटीपी का निशाना। फ्रंटियर वर्क एसोसिएशन भी उसी में आता है।
पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी उसी में आता है। ये तमाम वो ऐसी कंपनी है जिस पर टीटीपी निगाह रखे हुए है। फौजी फाउंडेशन भी उसी में आता है। इन सभी कंपनियों पर टीटीपी निशाना साधते हुए कह रहा है कि खत्म कर देंगे। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जो सभी टीटीपी के निशाने पर आते हुए, रावलपिंडी में एक लॉजिस्टिक्स फर्म भी है जो टीटीपी के निशाने पर है। यानी कि ये सभी वो कंपनियां जो टीटीपी की लिस्ट में हैं और इन लिस्टेड कंपनियों पर अब पूरी तरह से बर्बाद करने की कसम टीटीपी ने खा ली है। पाकिस्तानी की फौज इन कंपनियों को चला रही है और इसीलिए पाकिस्तान की फौज पर ये आरोप भी लगते रहे कि आप व्यापार ज्यादा करते हैं, सेना की भूमिका कम निभाते हैं। पाकिस्तानी फौज के जरिए चलने वाली ये सभी कंपनी टीटीपी के निशाने पर हैं और इसीलिए टीटीपी कह रही है कि पाकिस्तान की जो फौज है उसकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर एसपी वैद्य जो कि पूर्व डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, क्या कह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं। अच्छा, हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं इस बीच, माफ कीजिएगा। अब जिस तरीके से पाकिस्तान में ये खलबली मची हुई है, डॉक्टर एसपी वैद्य हमारे साथ में जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर, और साथ ही साथ हमारे साथ पहले से गेस्ट जुड़े हुए हैं जिसमें अरविंद सिंह तेजावत जी हैं, जिसमें मेजर जनरल माथुर हैं और प्रफुल्ल बख्शी सर भी हैं। सबसे पहले डॉक्टर एसपी वैद्य, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, जो हालात अभी के पाकिस्तान में बने हुए नजर आते हैं, यहाँ पाकिस्तानी फौज के सिपाही जो कि पहले से इस्तीफा दे रहे हैं, खौफ उनमें इतना ज्यादा भर गया है टीटीपी का, और टीटीपी साफ कर रहा है जो कंपनियां पाकिस्तानी सेना की फौज चला रही है ना, पाकिस्तानी सेना चला रही है, उन्हें पूरी तरह से तबाह करेंगे, बर्बाद करेंगे। यानी पाकिस्तान जो पहले से तबाह था अब पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है क्या? देखिए, नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। देखिए, पाकिस्तान आर्मी का जिस तरह का कई सालों से रवैया रहा है कि ये तो होना ही था, जो आप कहते हैं ना, जैसे कर्म करो वैसे सामने आते हैं, तो ये कर्मों का फल है उनके। वहाँ वो भारत की सेना की तरह नहीं है जहाँ हमारी फौज ऑफिसर लेड होती है। आपने देखा कारगिल में जब पाकिस्तान ने अपनी सेना को टेररिस्टों की भेस के बनाकर अटैक किया और अंदर आए, तो किस तरह से भारत की फौज ने उनको उधेड़ा। तो ये हमारे उसमें सारे यंग ऑफिसर्स हमारे उन्होंने कुर्बानी दी, उन्होंने शहादत दी। तो पाकिस्तान की सेना में फौजी जो जनरल्स हैं वो रावलपिंडी में बैठ के सब वो करते हैं और आगे उनके जवानों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। जिस तरह के हालात आपने देखा पिछले साल पीएलए हो या टीटीपी हो, किस तरह से कितनी कैजुअल्टीज की हैं। और पाकिस्तान की सेना अपने देश के डिफेंस के बजाय बाकी हर काम करती है, हर किस्म का बिजनेस करती है। और मेरे ख्याल टीटीपी ने अब उनको वहाँ हिट करना शुरू किया जहाँ सही मैनों में एक्चुअली हिट उनको तकलीफ होगी, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान में अनलाइक इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप सिस्टम है। वहाँ क्या है, हर जो एलीट है वो ड्यूअल सिटीजनशिप रखता है। ये सब अपने बच्चों को दुबई में, कनाडा में, लंदन में, यूएसए में इन कंपनियों में पैसा बनाकर, बिजनेसेस में से पैसा बनाकर ये वहाँ प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, अपने बच्चों को वहाँ से। हमारे भारत के सेना प्रमुखों को देखिए, एयरफोर्स नेवी प्रमुखों को देखिए, आप कितनी सिंपल लाइफ, कहाँ हर आदमी भारत में सेटल होता। मुझे एक पाकिस्तान आर्मी का चीफ बताइए जो पाकिस्तान में आज सेटल्ड है। सब बाहर जाते हैं, वो देश से कोई लगाव नहीं है, अपने जवानों से कोई लगाव नहीं है। और टीटीपी ने अब इनको ये जितने बिजनेसेस हैं वो लोगों को कहा है कि इसको बाइकाट करिए, और जो एम्प्लॉइज इनमें काम करते हैं उनको 3 महीने का वक्त दिया। मैं समझता हूँ टीटीपी ने इनको वहां हिट किया जहां इनको रियली पिंच करेगा। और पाकिस्तान की फौज जो है सबसे बड़ा दुनिया का बिगेस्ट ड्रग कार्टेल चलाती है और उससे ये नार्को टेररिज्म चलाती है। तो मैं समझता हूँ बहुत बुरे हालात आगे इनका 40-50% एरिया बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में इनके कंट्रोल से चला गया है। कितनी चौकियां छोड़कर ये पीछे हट गए, खाली हो गए। आपने देखे वीडियोस किस तरह के आ रहे हैं कि टीटीपी डांस कर रही है इनका कब्जा करके, और इनके जवान किस तरह से सरेंडर कर रहे हैं। नेचुरली जब ऑफिसर्स उनको पूरा अगर लीडरशिप नहीं देंगे, ये तो होना ही था।
जिस तरीके से अभी तक के अपडेट्स मिल रहे हैं, आपने कहा चोट वहां पर की है जहां पर तकलीफ सबसे ज्यादा हो, नुकसान सबसे ज्यादा हो, और ये कमजोर नब्ज आप टीटीपी ने पहचान ली है। प्रफुल्ल सर, कल ही एक खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान में जो नौकरशाह हैं, करीब 2200 ऐसे नौकरशाह हैं जिनके पास दोहरी नागरिकता है, यानी वहाँ के हुक्मरान हो, वहाँ के नेता हो, पॉलिटिकली वो जानते हैं कि कैसे काबू करना है, कैसे अपना फायदा देखना है, कैसे सही वक्त आने पर अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ विदेश में बस जाना है। नौकरशाह भी इस बात को जानते समझते हैं। पाकिस्तान में बचा क्या है बर्बाद होने के लिए? वहाँ गरीब जनता और गरीब हो रही है, अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं, वहाँ बेसिक सुविधाएं लोगों के पास नहीं है, बुनियादी सुविधाओं से महरूम लोग हैं। बचा क्या है बर्बाद होने के लिए? रचना जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और जैसे डायरेक्टर जनरल वैद साहब बोल रहे थे वो एब्सोल्युटली करेक्ट है कि पाकिस्तान की चाहे आर्मी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, सब के सब चले जाते हैं, कोई इन्वेस्ट नहीं करता, अपने सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट नहीं करते, वो कुछ करते नहीं हैं। वो इसलिए है कि पाकिस्तान की जो पैदाइश थी वो रिलीजन बेस पे थी, और वो अभी हाल की पैदाइश है 47 की। वो मतलब है उसका कोई कल्चर नहीं है, कोई स्टैब्लिश उसका कोई जिसका आइडेंटिटी नहीं है। वो इसीलिए बनी थी कि उल्लू सीधा किया जाए। अंग्रेजों ने उल्लू सीधा किया, पाकिस्तान बना दिया, मुल्ले उनके कब्जे में आ गए। जो इंडियन आर्मी जो टूटी, जो बाकी बचे थे वो मुस्लिम तबके के लोग सारे वहां जाने की कोशिश करते रहे। जो असली इंडियन थे मुस्लिम, वो इंडिया में रह गए, वो सारे वहां चले गए। अब ये क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान की इस समय जो समस्या है वो ये है, ना उनका बेसिक इंडस्ट्री है, जो जब बेसिक इंडस्ट्री नहीं होगी उनकी फौज उतनी ही कमजोर होगी, टोटल चाइना पे डिपेंड करते हैं। और या अफगानिस्तान जैसी कंट्री जो है उन्होंने उनको खड़ा किया हुआ है और टूट रही है, पाकिस्तान की आर्मी टूट रही है क्योंकि लोअर एचेलॉन तालिबान के साथ में उनकी रिलेशनशिप है, और यहाँ पे उनका जो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है उसकी पार्टी के साथ उसका लगाव है। इसलिए पाकिस्तान की आर्मी को लोअर एचेलॉन, जेसीओ, यंग ऑफिसर्स ये भी उनके साथ में नहीं है। तो इस समय पाकिस्तान की आर्मी की स्थिति इतनी खराब हो रही है कि वो कब्जा भी करना चाहेंगे गवर्नमेंट के ऊपर, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अराजकता फैल रही है, जुडिशरी उनके टोटल खिलाफ है। तो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकती, उनकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी नहीं है। हाँ। तो आप खुद रचना जी सोच लीजिए वो कहां से लाएंगे, कितना चाइना। सही कह रहे हैं आप प्रफुल्ल सर, लेकिन इन सबके बीच ही एक और खबर थी, तालिबान की मदद लगातार यानी कि फंडिंग लगातार अमेरिका कर रहा है, और ये बड़ी संख्या में कर रहा है, बड़ी मात्रा में कर रहा है, और इन सबके बीच ही अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आया है भारत भी। तालिबान प्रशासन के साथ दुबई में अहम बैठक हुई है। भारत अफगान के बीच में दुबई में उच्च स्तरीय बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। दुबई में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ये बैठक की और खास मुद्दों पर चर्चा हुई। अफगानिस्तान की कार्यवाहक विदेश मंत्री के साथ में ये बातचीत हुई है। अफगानिस्तान की कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं मावलवी आमिर खान मुत्तकी, जिनके साथ में मीटिंग हुई है, और मीटिंग की तस्वीरें भी सामने आई हैं। विक्रम मिस्री के साथ में आपको दिखाई दे रहे हैं अफगान के कार्यवाहक विदेश मंत्री, साथ में मीटिंग हुई है। दोनों देशों के बीच में कई अहम ऐसे मसले रहे जिनको लेकर बातचीत हुई। अफगानिस्तान और भारत के बीच में रिश्ते और ज्यादा मजबूत इस मीटिंग के बाद माने जा रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये जो रिश्ते हैं उनमें और ज्यादा कड़वाहट अब आएगी, यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और दूर होंगे और अफगानिस्तान और भारत और ज्यादा नजदीक आएंगे। भारत ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश भी किया है। कई मेगा प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो पूरे हो गए हैं और कुछ पर अभी भी काम जारी है। अफगानिस्तान दक्षिण एशिया में भारत का अहम साथी भी है। दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंध पारंपरिक रूप से और ज्यादा मजबूत हुए हैं। 1980 के दशक में भारत अफगान संबंधों को नई पहचान मिली। अफगानिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है भारत। आर्थिक अवसंरचना और मानव संसाधन विकास पर भारत लगातार मदद कर रहा है। यानी कि यहाँ तो दूरी हो गई अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। हालांकि एक वक्त वो भी था जब तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान सबसे ज्यादा खुश हो रहा था, क्या शासन अब तालिबान यहाँ पर करेगा। लेकिन जिस तरीके से अब भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में मजबूती आई है, इसे किस तरीके से देखा जाए मेजर जनरल माथुर? देखिए, भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते सदियों पुराने, ये कोई नई चीज नहीं नजर आ रही है। और इसकी शायद कहीं ना कहीं वजह कोई, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इसकी वजह है। भारतवर्ष ने पिछले कई दशकों में कई हजार
करोड़ डॉलरों का वहां पर इन्वेस्टमेंट किया है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भारत ने किया है, वहां के लोगों की मदद भारत ने की है। रचना, मैं दावे के साथ बता सकता हूं, मेरे काफी लोगों को मैं जानता हूं, मेरे कोर्समेट्स थे जो कि अफगानिस्तान आर्मी के एनडीए में थे, उनसे मेरी कभी कभी, तो आप देखेंगे कि अफगानिस्तान की जो जनमानस है वो भारत को पसंद करता है, अफगानिस्तान की जनता भारत की जनता को पसंद करती है, और ये हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं, प्रगाढ़ हैं, इसमें कोई किसी को संशय नहीं होना चाहिए। रहा सवाल मिस्री साहब की मीटिंग का, ये भी उसी जो हमारे पुराने एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप है उसका एक अगला कदम है। वाकई अफगानिस्तान चाहता है कि जो उनके प्रोजेक्ट्स, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो अभी अधर में अटक गए थे अफगानिस्तान में अनरेस्ट होने की वजह से, उनको पूरा किया जाए। और मुझे लगता है कि भारतवर्ष कहीं ना कहीं बिना पाकिस्तान की वजह को अपने सामने रखते हुए अफगानिस्तान के सर, साथ, आपने ठीक कहा, आपने कहा कि पाकिस्तान की वजह से भारत और अफगानिस्तान नजदीक नहीं आए हैं, लेकिन भारत और अफगानिस्तान की ये नजदीकी, ये मजबूत रिश्ते पाकिस्तान में तो बेचैनी पैदा कर रहे होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल रचना, वही मैं कह रहा था कि भारत जो है अफगानिस्तान से के जो उनके रिश्ते प्रगाढ़ हो रहे हैं वो पाकिस्तान की वजह से नहीं हो रहे, लेकिन उन रिश्तों की प्रगाढ़ता की वजह से पाकिस्तान में खलबली जरूर है, पाकिस्तान के लोग बड़े बड़े, उसकी मैं वजह बताता हूँ रचना। कई दफा मैंने इस बात को कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, उसके 3 लैंड नेबर्स हैं, थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था, लैंड नेबर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके हर डेवलपमेंट में, हर एक्टिविटी में होते हैं, और उनके 3 लैंड नेबर्स हैं, भारत, ईरान और अफगानिस्तान, उनकी तीनों से शत्रुता है। आप देखेंगे कि कोई देश कैसे प्रगति कर सकता है। दूसरी बात जो है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू उठाया गया था कि जो नार्को टेररिज्म है, ये गोल्डन क्रिसेंट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, ये बहुत जबरदस्त दुनिया की सबसे बड़ी इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग का सेंटर है। और जब आपके ध्यान आपकी सेना का, आपका उसका वहां पर उनके ऊपर रहता है, तो मुझे लगता नहीं है आप प्रोफेशनलिज्म आज की तारीख में पाकिस्तान की आर्मी में, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, ठीक आंकलन आपका है, और उसका असर भी पाकिस्तान पर दिखाई देता है। और अब हम देख रहे हैं भारत और अफगानिस्तान की नजदीकी, पाकिस्तान की बेचैनी, और उधर पाकिस्तान में टीटीपी लगातार तबाही के मंजर पर पाकिस्तान को ले जाता हुआ। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में मेरे साथ में रहने के लिए। मेरे पास समय की कमी थी, वरना अनविन जी आपका भी मैं रिएक्शन लेती। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम हुआ तो पाकिस्तान खुशी से झूम रहा था, तालिबान की हर संभव मदद कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिन में पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के तनाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। अब सवाल यह है कि जिस तालिबान की पाकिस्तान कसीदे पढ़ रहा था, ऐसा क्या हुआ कि अब दोस्त दुश्मन बन गया, बल्कि यूं कहें कि दोस्त दोस्त ना रहा। ये रिपोर्ट जरा देखिए। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी बढ़ती जा रही है। 2021 में अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद तालिबान की सत्ता में वापसी हुई थी, लेकिन उसके बाद से ही पाकिस्तान के लिए उसका रवैया बिल्कुल बदला हुआ था। तालिबान की वापसी के बाद से पाकिस्तान में आतंकी हमलों के मामलों में इजाफा देखने को लगातार मिल रहा है। जवाब में पाकिस्तान ने भी अफगान शरणार्थियों को देश से निकालना शुरू कर दिया, जिससे दोनों पक्षों में तनाव और बढ़ गया। कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी थी, जिसमें 50 लोगों की मौत हो गई थी। जवाब में तालिबानी लड़ाके अब पाकिस्तान में घुसकर गदर काट रहे हैं। तालिबान और पाकिस्तान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं, लेकिन क्या आपने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? आइए जानते हैं। कभी एक दूसरे के दोस्त थे तालिबान और पाकिस्तान, और आज दोनों कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। तालिबान की स्थापना 1994 में हुई थी। शुरू से ही तालिबान को पाकिस्तान की तरफ से काफी मदद मिली। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने लंबे वक्त तक तालिबान की जमकर मदद की, जिससे तालिबान की ताकत बढ़ती चली गई। ISI की तरफ से तालिबान को आर्थिक और सैन्य सहायता दोनों दी गई थी। 1996 में पाकिस्तान ने तालिबान सरकार को मान्यता भी दी थी, और ऐसा करने वाले 3 देशों में से एक देश बन गया था पाकिस्तान। अफगानिस्तान में पहली बार सत्ता में आने के बाद तालिबान ने देश में कड़े कानून लागू कर दिए।
जिससे आतंकी संगठन की सच्चाई दुनिया के सामने आई। तालिबान ने 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में राज किया और इस दौरान तालिबान और पाकिस्तान के बीच अच्छी खासी दोस्ती रही। आज के दौर में तालिबान और पाकिस्तान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दोनों के बीच दुश्मनी की शुरुआत कब और क्यों हुई थी? दरअसल 2007 में लाल मस्जिद की वजह से दोनों पक्षों के बीच तकरार की शुरुआत होती है। 2007 में लाल मस्जिद के कुछ आतंकियों ने इस्लामाबाद के एक मसाज सेंटर पर हमला कर वहां काम करने वाले 9 लोगों को अगवा कर लिया था। इसके जवाब में पाकिस्तानी सेना ने लाल मस्जिद को चारों ओर से घेरते हुए 3 जुलाई 2007 को लाल मस्जिद के आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लाइसेंस शुरू किया था। इस ऑपरेशन के खिलाफ लाल मस्जिद के अंदर से आतंकियों ने गोलीबारी करने के साथ ही कई सरकारी इमारतों में आग लगा दी थी। 7 जुलाई तक स्थिति और बिगड़ गई जब लाल मस्जिद के अंदर से एक आतंकी ने पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल हारून इस्लाम को गोली मार दी थी। इसके बाद जंग और बढ़ गई और दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी की गई। लाल मस्जिद के आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन लाइसेंस में पाकिस्तानी सैनिकों और मस्जिद के आतंकियों को मिलाकर करीब 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस खिलाफत की वजह से ही पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी का जन्म हुआ, जिसे तालिबान ने भी समर्थन दिया। टीटीपी की स्थापना के बाद पाकिस्तान में 88 बम धमाके हो चुके हैं, जिनमें से 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 4000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इस वजह से पाकिस्तान को तालिबान से चिढ़ हो गई और धीरे धीरे दोनों पक्षों में तकरार बढ़ती चली गई और अब दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है।